Hello, dear students. Welcome to the next video. उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है इसको आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब सघन माध्यम में क्रांतिक कोण का मान आपतन कोण से अधिक हो जाता है। ध्यान से सुनिए, जब सघन माध्यम में क्रांतिक कोण का मान आपतन कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश का सघन माध्यम में पूर्ण परावर्तन हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, क्योंकि इस घटना में अपवर्तन नहीं होता है। जब क्रांतिक कोण का मान आपतन कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश सघन माध्यम में ही पूर्ण रूप से परावर्तित होता है। चूँकि यह अपवर्तित नहीं होता है, इसलिए इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नाम से जाना जाता है। और अब आपको बताया जाएगा कक्षा 10 का जो, चूँकि ये तृतीय पार्ट है, इसमें अभ्यास प्रश्न हल किए जाएंगे। तो अभ्यास प्रश्न किरण आरेख वाले आपको बताएगा कि बाद में बताए जाएंगे। फिलहाल न्यूमेरिकल्स कैसे हल किए जाएंगे, उनके मेथड, उनके आंसर और कुछ अन्य प्रश्न जो होंगे अभ्यास में वो आपको बताए जाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो शुरुआत में जो सबसे पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न यह है कि निम्न में से किस पदार्थ से लेंस का निर्माण नहीं हो सकता है। तो मिट्टी से लेंस का निर्माण नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर है मिट्टी। ध्यान से एक बात और जान लीजिए कि दर्पण का निर्माण द्रव के अलावा और सभी पदार्थों में भी हो सकता है। मतलब दर्पण बन सकता है लेकिन लेंस का निर्माण मिट्टी से नहीं होता है। दूसरा प्रश्न है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। इसका आंसर होगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। जैसा आपको बताया भी गया है पहले कि इसकी स्थिति दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होनी चाहिए। तीसरा प्रश्न है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। तो इसका आंसर होगा फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर, यानी फोकस से दुगनी दूरी पर रखना पड़ेगा, तब आपका दुगना प्रतिबिंब बनेगा। चौथा प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ -15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण तथा लेंस समहोता हैं। तो एक चीज़ आपको याद भी कर लेनी है कि अवतल लेंस और अवतल दर्पण दोनों की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए दोनों मतलब अवतल लेंस और अवतल दर्पण हैं। इसका सही आंसर अवतल होगा दोनों। फिर पांचवा प्रश्न है, किसी समतल दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण कौन सा होगा। तो यह दर्पण समतल हो सकता है या उत्तल हो सकता है। समतल और उत्तल में प्रतिबिंब सदैव सीधा ही बनता है, जैसा आपको पहले भी बताया जा चुका है। फिर है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन से लेंस को पसंद करेंगे। तो बाद में आपको पढ़ाया जाएगा निकट दृष्टिदोष और दूर दृष्टिदोष। तो जब आपको पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं तो वो दृष्टिदोष होता है, निकट दृष्टिदोष होता है, जिसमें आपको पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो इसमें हम अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करते हैं। तो अवतल लेंस में चूँकि निकट दृष्टिदोष जो निकट तो आपकी मानव नेत्र होता है उसकी न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। इसका आंसर होगा 50 सेंटीमीटर का अवतल लेंस। समझ में आ गया होगा, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगला है, फोकस दूरी के अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए। तो सीधा प्रतिबिंब तभी बनता है जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस एफ के बीच रखी होती है। तो फोकस एफ ध्रुव के बीच में 15 सेंटीमीटर से पहले रखना पड़ेगा और यह प्रतिबिंब सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। ठीक। अगला है, निम्न में किन स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। तो
किसी कार का हेडलाइट बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देता है। दूसरा है किसी वाहन का पार्श्व दृश्य दर्पण, तो इसमें आपको बताया जा चुका है कि उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है और इनका दृश्य क्षेत्र बहुत अधिक होता है। तीसरा सौर भट्ठी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि दर्पण सूर्य की किरणों को वस्तु पर फोकसित करता है और उसको ताप प्रदान करता है, इसलिए सौर भट्ठी में भी अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। अगला है किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है, तो ये बताइए कि यह पूरा प्रतिबिंब बनाएगा कि आधा प्रतिबिंब बनाएगा। तो ये पूरा प्रतिबिंब बनाएगा क्योंकि आधे भाग से प्रकाश की किरणें इस पार से उस पार हो जाएंगी और वे पूरा का पूरा प्रतिबिंब बनाएंगी। जैसे आप दर्पण में इसका उदाहरण भी देख सकते हैं कि जैसे आपके यहाँ मिरर होगा ना, शीशा फूट जाता है तो उस शीशे में आपका छोटे छोटे कई प्रतिबिंब पूरे बनते हैं। अब बताइएगा बच्चों कि आप लोगों से घर में कितने लोगों से शीशा फूटे मार बहुत पड़ती है ना, पड़ी होगी, बताओगे नहीं, इसलिए जो कि पूरा ही प्रतिबिंब बनता है कहने का मतलब। 10th नंबर क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रकाश में इसमें बताना है कि प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिएगा। अभिसारी लेंस होता है उत्तल लेंस, अतः उत्तल लेंस के लिए दर्पण से वस्तु की दूरी जो u होगी वो ऋणात्मक होगी, जो इसमें दिया गया है -25 सेंटीमीटर पड़ेगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है इसलिए पड़ेगा +10 सेंटीमीटर। अब हमने लेंस का सूत्र पढ़ा था 1/b - 1/u बराबर 1/f से, इससे हल करेंगे तो आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। और आवर्धन निकालने के लिए हमें क्या करना है, आवर्धन निकालने के लिए m बराबर I/O बराबर v/u से आवर्धन भी निकाल लेंगे और ईजिली लग जाएगा। अगर नहीं लगता है तो आप कमेंट में लिख देंगे तो उसका सल्यूशन भी आपको दे दिया जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बनाता है। बिंब से लेंस की कितनी दूरी पर स्थित है, तो इसमें भी क्योंकि ये अवतल लेंस है इसलिए इसकी फोकस दूरी ऋण में पड़ेगी और इसकी जो वस्तु की दूरी होगी वो भी ऋण में होगी, तो वहाँ से इसको हम हल करेंगे। प्रतिबिंब की दूरी भी ऋण में ही होगी, जैसे अवतल दर्पण में होता था वैसे सूत्र इसमें पड़ेगा और आप इजीली हल कर सकते हैं, इसमें आवर्धन नहीं निकालना है। ऐसे 12 नंबर क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति बताइए। इसमें चूँकि ये उत्तल दर्पण है इसलिए u ऋण में पड़ेगा, बाकी v का मान f का मान सब धन में पड़ेंगे और आप इसको हल कर लेंगे। दर्पण सूत्र 1/b + 1/u बराबर 1/f से। अगर नहीं लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है। धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा समान आकार का बनता है, वस्तु के बराबर बनेगा। फिर 14वां नंबर क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो चूँकि ये उत्तल दर्पण है इसमें फोकस दूरी धन में होगी, प्रतिबिंब की दूरी भी धन में होगी, वस्तु की दूरी ऋण में पड़ेगी और यहाँ से आप इसको हल भी कर लेंगे। आवर्धन निकालने के लिए I/O बराबर v/u से हल करेंगे और इजीली आपका लग जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 15वां क्वेश्चन भी है 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति भी बताइए। तो चूँकि यह अवतल दर्पण है इसलिए इसमें u का मान ऋण में, v का मान ऋण में और f का मान भी ऋण में पड़ेगा और यहाँ से हल कर लेंगे। आवर्धन निकालने के लिए m बराबर I/O बराबर v/u से भी हल करेंगे। अगर नहीं लगता है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। फिर 16वां क्वेश्चन है उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है। और यह किस प्रकार का लेंस है, चूँकि इसकी क्षमता -2 डायोप्टर दी गई है तो लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1/f। तो यहाँ से हल करेंगे तो P बराबर -1/2, तो P बराबर आएगा, दिया है -2 डायोप्टर तो P बराबर 1/f, तो f आएगा 0.5 माइनस में इसको यानी आ जाएगा f बराबर 0.50 मीटर।
या सेंटीमीटर में 50 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक है, अतः यह एक प्रकार का अवतल लेंस है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और अवतल लेंस एक प्रकार का अपसारी लेंस होता है। और 17वां क्वेश्चन है, कोई डॉक्टर 1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो वैसे ही P बराबर 1/f, तो यहाँ से हल करेंगे 1.5 बराबर 1/f, तो F बराबर इसका आंसर आ जाएगा 0.66 या 0.67 सेंटीमीटर। ये मीटर में आएगा आंसर, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 67 आएगा। वहाँ से आप इजीली हल कर सकते हैं, चूँकि ये प्लस में आता है इसलिए ये एक प्रकार का उत्तल लेंस होगा। कुछ अदर क्वेश्चन भी हैं जो आपके इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो भी आपको बता दिया जाता है। जैसे एक प्रश्न है, क्या कारण है कि रात को तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं बल्कि चंद्रमा टिमटिमाते दिखाई नहीं देता है? तो पहली बात कि ये एक अपवर्तन का उदाहरण है, और चूँकि चंद्रमा तारों की तुलना में धरती के काफ़ी नज़दीक है, इसलिए इसका प्रकाश अधिक दिखाई देता है और ये टिमटिमाता नहीं है। और चूँकि तारे धरती से बहुत दूर हैं, इसलिए वे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। फिर तालाब में पड़ी मछली वहाँ नहीं होती जहाँ दिखाई देती है, ये भी एक प्रकार के अपवर्तन का उदाहरण है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण मछली जहाँ होती है वहाँ हमें दिखाई नहीं देती है। जैसे आप गिलास में पेंसिल वाला प्रयोग किए होंगे क्लास 8 में, तो पेंसिल क्या होती थी, टेढ़ी दिखाई देती थी। तो इजीली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल हम लोग बायोलॉजी का पहला लेसन जैव प्रक्रम अध्ययन करेंगे, और ये इजी भी है, ब्लैक बोर्ड के बगैर भी इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसकी परिभाषाएं भी हम याद कर सकते हैं। इन न्यूमेरिकल्स को आप हल करिए, और इनका जितने लोग सोल्यूशन चाहते हैं उनको आप कमेंट कर दीजिए और हम आपको सोल्यूशन लिंक प्रोवाइड कर देंगे। वैसे फ़िलहाल आपको अगर लिंक देखनी ही है तो आप विजिट कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर 6393370682, और आप अपना केयर करिए।